अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। तो मेनली आज जो मैंने आप लोगों को काम सेंड किया था वो चैप्टर नंबर 2 पाक स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप जस्ट इसी को ही रीड कर लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 2 जो बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर इवेंट है, एक MCQ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि औरंगज़ेब आलमगीर की सने वफ़ात क्या थी? 1707, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें से सेकंड चैप्टर में से मुताल्लिक़ के। अच्छा, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नवाब सिराजुद्दौला कब शहीद हुए थे? तो वो जंग प्लासी में शहीद हुए थे, और जो नवाब सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब थे, ठीक है। और टीपू सुल्तान की सने वफ़ात क्या है? 1799 है, और वो क्या था? मैसूर का हुक्मरान था टीपू सुल्तान। इसके बाद तहरीक मुजाहिदीन आ जाती है। तो तहरीक मुजाहिदीन के अमीर कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी शहीद थे, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी शहीद तहरीक मुजाहिदीन के अमीर थे। उसके बाद 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके साथी सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में जो थे वो सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर PPSC के पेपर के हवाले से भी। फिर उसके बाद तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद किसने रखी? सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद रखी थी। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो है MCQ से है, PPSC के वेरियस पेपर्स में पूछा जाता है। फिर उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल कायम किया था 1859 के अंदर। गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी 1863 में। फिर उन्होंने 1875 में अलीगढ़ स्कूल कायम किया था, ठीक है। ये सर सैयद अहमद ख़ान के सारे काम थे। उसके बाद उन्होंने रिसाला असबाब बगावत हिंद, ये भी सर सैयद अहमद ख़ान का था। अच्छा, ये भी PPSC के वेरियस पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है कि जो रिसाला असबाब बगावत हिंद है ये किसका था? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का था। नेक्स्ट, बंगाल तकसीम हुआ 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल तकसीम हो गया था, और जब बंगाल तकसीम हुआ था तो तब हिंदुस्तान का जो वाइसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ फिर तहरीक शुरू की गई थी। कौन सी तहरीक थी वो? तहरीक अदम तामुन। उसके बाद तकसीम बंगाल मनसूख हुआ 1911 में, ठीक है। 1905 में तकसीम बंगाल हुई थी और 1911 के अंदर मनसूख हो गई थी। उसके बाद शिमला वफ़द आता है 1906 में। फिर शिमला वफ़द में क्या था कि सर आगा खान की क़यादत में वफ़द वासराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मिला था। उसके बाद मुस्लिम लीग कायम हुई थी 1906 में ढाका में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुस्लिम लीग कब कायम हुई? 1906 में कायम हुई थी। उसके बाद मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 में आई थी। 1909 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो था। फिर मिसाक लखनऊ हुआ था 1916 में, और मिसाक लखनऊ की बदौलत कायदे आज़म को क्या करार दिया गया था? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। फिर तहरीक खिलाफत शुरू की गई 1919 में। 1914 में पहली जंग अजीम हुई थी जिसमें तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। तहरीक खिलाफत शुरू क्यों की गई थी? शुरू की गई थी तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए। फिर 1920 में तहरीक अदम ताबुन आई, ठीक है। और फिर तहरीक हिजरत भी आई 1920 में। उसमें क्या था कि मुसलमान अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए थे। ये सारे पॉइंट सेकंड चैप्टर में से ही लिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट। तुर्की में खिलाफत का खात्मा किसने किया था? जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में खिलाफत का खात्मा कर दिया था। इसमें नेहरू रिपोर्ट आती है नेक्स्ट 1928 में। फिर कायदे आज़म के 14 निकात आते हैं 1929 में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद कब दिया था उन्होंने? 1930 में। फिर चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था 1933 के अंदर। और कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1934 में। अच्छा, इसके बाद ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस टोटल कितनी थी? तो टोटल 3 थी, ठीक है। और तीनों की तीनों किस मुल्क के अंदर हुई थी? लंदन में हुई थी। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकेंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1931 में, थर्ड गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1932 में। बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में फिर एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया था 1935 के अंदर।
अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली दफ़ा इंतखाबात कब कराए गए थे? 1937 में, जिसमें कांग्रेस ने जो था ना वो वाज़िह अक्सरियत हासिल की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को फिर कायदे-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया था पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में, और किस सन में? 1938 में। फिर कांग्रेसी वज़ारतों का ख़ात्मा कब हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1939 में हुआ था, और स्टार्ट कब हुई थी? 1937 में। यौम निजात मनाया गया फिर 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद करारदाद लाहौर पेश की गई 1940 में, कायदे-आज़म की सदारत में की गई थी मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में। और करारदाद लाहौर पेश किसने की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो करारदाद लाहौर जो थी वो पेश की गई थी शेर बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक ने पेश की थी, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आ जाता है 1942। फिर दूसरी जंग अजीम हुई थी 1939 और 45 तक, ठीक है। फिर वेवल प्लान का सन है 1945। उसके बाद पहले इंतखाबात अभी हमने पढ़ा है कि 1937 में करवाए गए थे, और जो दूसरे इंतखाबात थे वो 1945 और 46 के दरमियान में करवाए गए थे, जिसमें मुस्लिम लीग को वाज़िह अक्सरियत हासिल हुई थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। इसके बाद काबीना मिशन प्लान का जो सन है 1946 है, और ये 3 अरकान पर मुश्तमिल था, जिसमें इंग्लिस्तान में क्या हुआ था? लेबर पार्टी की हुकूमत आई थी 1945 में, जिसके ज़रिए में फिर बाद में यौम रास्त इक़दाम मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद वाइसराय ने कांग्रेस को बुरी हुकूमत कायम करने के लिए कहा था अगस्त के बाद सितंबर 1946 को, ठीक है, जब यौम रास्त इक़दाम मनाया गया, तो उसके बाद फिर वाइसराय ने कांग्रेस को बुरी हुकूमत कायम करने के लिए कहा था। फिर बरे-सग़ीर की तक़सीम का ऐलान किया गया 3 जून 1947 को। कानून आज़ादी हिंद मंजूर हुआ 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद हदबंदी कमीशन, मतलब जो सर रेड क्लिफ की सरबराही में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हदबंदी कमीशन जो है वो किसकी सरबराही, किसने मतलब उसकी सरबराही की थी? तो सर रेड क्लिफ में, और उसने बड़े नाइंसाफ़ी से काम लिया था, जिसकी वजह से गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? 14 अगस्त 1947। 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसमें पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे-आज़म। और कायदे-आज़म पैदा कब हुए? 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। नेक्स्ट कायदे-आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913 में। मुस्लिम लीग बनी 1906 में थी, और कायदे-आज़म मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कायदे-आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी? 1920 में। फिर रोल्ट एक्ट का सन आ जाता है 1919। कायदे-आज़म का सन वफ़ात क्या था? 11 सितंबर 1948। उसके बाद पहली अरब इसराइल जंग हुई 1948 में। गांधी का कत्ल हुआ 1948 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1935। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत किसको बनाया गया था? कराची को। और अब दारुल हुकूमत कौन है? इस्लामाबाद। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा उन्हें ना माशी महरूमियाँ दी गई थी, जैसे कि सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कपड़े के कारखाने आए थे, कुल 394 थे। पाकिस्तान के हिस्से में बैंकों की कुल 69 शाखें आईं, जबकि कुल कितनी थी? 487 थी। असलहा बनाने की एक फैक्ट्री भी पाकिस्तान के हिस्से में ना आई, उसके बदले 60 मिलियन रुपए दे दिए गए थे उन्हें। फिर सिंध तास मुआहिदा आ जाता है 1960 में। रियासत कश्मीर पर भारत ने 1947 के आखिर में कब्जा कर लिया था। फिर भारत ने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा किया, और हैदराबाद दक्कन पर कब कब्जा किया था उन्होंने? 17 सितंबर 1948 को। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली खान। कायदे-आज़म गवर्नर जनरल की हैसियत से कितने माह जिंदा रहे थे? 13 माह। पहली तलीमी कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1947 में। उसके बाद ना करारदाद मकासद पेश की गई थी 1949 में 12 मार्च को। लियाकत अली खान को शहीद किया गया था 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लियाकत अली खान को किसका खिताब दिया गया था? कायदे मिल्लत का, और कायदे-आज़म के मज़ार के हाथे में ही दफन है, और कंपनी बाग को इसलिए लियाकत बाग का नाम दे दिया गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस हैं पाकिस्तान के। ये मैं पहला आइन जो था ना वो 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था, जिसमें कौमी ज़बानें जो थी वो उर्दू और बंगाली थे।
और 9 साल की कोशिशों के बाद ये मंजूर हुआ था। और ये जो आइन था ना वो 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा था। इसके बाद जनरल मोहम्मद अयूब खान ने ना 1958 के अंदर इसको मनसूख कर दिया था और फौजी हुकूमत कायम कर दी थी। नेक्स्ट, तकसीम बर सग़ीर के वक्त जो हैदराबाद दक्कन का हुक्मरान था ना वो निज़ाम कहलाता था। ठीक है, अयूब खान का दौर कहाँ कब से कब तक है? 1958 से लेकर 1969 तक। पाकिस्तान में फिर इस अरसे में कौन सा निज़ाम राइज रहा? पार्लिमानी निज़ाम। फिर जनरल अयूब खान ने क्या किया था? हुक्मनामा जारी किया था बुनियादी जमूरतों का। 26 अक्टूबर 1959 को जनरल अयूब खान ने फिर सदर की हैसियत से हलफ उठाया। 17 फरवरी 1960 को, मतलब 10 साल हुकूमत की थी इसने। फिर दूसरा आइन जो नाफिज हुआ वो 8 जून 1962 को नाफिज हुआ था, जिसमें 250 दिफात थी और 5 गोशवारे थे। मुल्क में कौन सा तर्ज हुकूमत था? सदारती तर्ज हुकूमत, जिसकी वजह से 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने हुकूमत संभाल ली थी और 1962 का आइन मनसूख कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान भारत जंग हुई थी सितंबर 1965 में। 1 मिनट में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जहाज़ तबाह किए थे MM आलम ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया था लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को। इसके बाद यौम दफ़ा मनाया गया 6 सितंबर। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ना, ये आपके सेकंड चैप्टर में से हैं, मुताला के सेकंड चैप्टर में से। अगर आप वो पूरा ना भी रीड करना चाहें तो जस्ट इन्हीं को शॉर्ट नोट्स को ही एक दफ़ा देख लें तो ये आप लोगों के लिए इनफ होगा। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक था हमारा वो था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि फ़ाइली हालत इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। अब हमें पता है कि इसमें ही जो है वो फ़ाइल है, ठीक है, और लेकिन हम इसको इसकी मफ़ूली हालत बना देंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोनाउंस की मफ़ूली हालत कौन सी होती है। आई को किस में चेंज करते हैं? मी में। वी को अस में। यू को यू में। ही को हिम में। शी को हर में। और दे को देम में। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना वो टेंसेस के लिहाज से चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होगा ना तो उसमें इज़ आर एम लगेगा। अगर तो एक्टिव वॉइस में इज़ आर एम आ जाएगा तो वो इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज होगा। अगर हैज़ हैव होगा सेंटेंस के अंदर तो वो हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज होगा। अगर वॉज वर होगा तो वो वाज बीइंग, वर बीइंग में चेंज होगा। और अगर हैड होगा तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर विल शैल होगा तो विल बी और शैल बी में चेंज होगा। और कैन में मस्ट जो है वो कैन बी, मे बी और मस्ट बी में चेंज हो जाएंगे। ये तो है कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। इसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल है वो आप सिंपली इसको देखें। ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, मतलब आ लेटर स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसमें इज़ आर एम लगेगा। अब चूँकि आ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ लग जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसको आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे। तो राइट चेंज हो जाएगा रिटन के अंदर, अ लेटर इज़ रिटन। और वर्ब के फ़ौरन बाद क्या करेंगे? बाय का एडिशन करेंगे, बाय लगाएंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अब ही है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। तो ही राइट्स आ लेटर किस में चेंज हो गया? आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। तो सिंपली ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, बहुत ही सिंपल है। अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, मतलब आप हुक्मिया जिसे कहते हैं, हुक्म दिया हुआ, जैसे कि ओपन द डोर, तो आप क्या करेंगे? सिंपली लेट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे द डोर, लेट द डोर, और उसके बाद बी लगेगा। बी के फौरी बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ओपन द डोर का क्या बन जाएगा? लेट द डोर बी ओपन्ड। अब अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने हो तो आप सिंपली उसका बुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी ये कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस हैं तो ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे
और अगर आप बना रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी सारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का वही तरीका है। ठीक है, आज के लिए जस्ट इतना ही सिलेबस आपको सेंड किया गया था, तो वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है।